S-400 सिस्टम के बाद अभी रशिया की तरफ से S-500 सिस्टम को भी भारत को ऑफर करने की बात की गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे हालात में भारत बिना कोई सैंक्शन के रशिया के साथ S-500 डील को साइन कर पाएगा? प्रोजेक्ट 75I के अंदर खरीदे जाने वाले सबमरीन्स के लिए नेवी की तरफ से अभी किस वजह से DRDO को एक डिफरेंट टाइप की सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है? चाइनीज S-400 सिस्टम को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जा सकता है? और अंत में क्या पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च के बाद एक मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा था जो कि बुरी तरीके से फेल हो गया है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-500 सिस्टम को लेके है। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से अभी S-400 सिस्टम को एक्वायर किया जा चुका है और अभी हमें S-400 सिस्टम की पहली यूनिट को डिलीवर किया जा चुका है, जिनको फिलहाल के लिए पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है। और इसी बीच रशिया की तरफ से अपनी S-500 सिस्टम को भी सर्विस में शामिल करने के लिए क्लियर कर दिया गया था। और अभी S-500 सिस्टम को दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, क्योंकि S-500 सिस्टम को रशिया की तरफ से मेनली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है, जो कि S-400 सिस्टम के साथ मिलकर काम करने वाला और ये हाइपरसोनिक टारगेट को भी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी पहले रशिया की तरफ से ये हिंट दिया गया था कि अगर रशिया S-500 सिस्टम को आगे चल के एक्सपोर्ट करेगा तो इसमें भारत और चाइना इसकी पहले कस्टमर बन सकते हैं। लेकिन अभी जैसे हालात हैं, ऐसे में जब रशिया की मदद करने के लिए चाइना मना कर रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भारत की तरफ से रशिया से ऑयल वगैरह खरीदा जा रहा है और इंपोर्ट वगैरह इंक्रीज किया जा रहा है। तो इससे रशिया को एहसास हो चुका है कि इतने प्रेशर के बाद भी भारत रशिया का साथ नहीं छोड़ रहा है, जिस वजह से अभी रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि आगे चल के वो S-500 सिस्टम को भारत को भी ऑफर करने वाले हैं। और रशिया S-500 सिस्टम को भारत को ऑफर करने वाला और रशियन एम्बेसडर के मुताबिक अगर भारत की तरफ से कभी भी S-500 सिस्टम को एक्वायर करने के लिए रशिया को अप्रोच किया आता है तो इसमें रशिया कभी भी भारत को मना नहीं करने वाला है। लेकिन अभी सवाल ये कि अगर आगे चल के S-500 सिस्टम को लेके भारत और रशिया के बीच कोई डील होने की कोशिश की जाती है तो इसको लेके क्या यूएस और नाटो कंट्री चुप रहेंगे? क्योंकि अभी S-400 डील को लेके भी अभी तक तर्क वितर्क चलता आ रहा है और अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से यूएस और बाकी सभी वेस्टर्न कंट्री भारत को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वरना जब सेम S-400 डील को लेके टर्की पर सैंक्शन लगाया जा सकता है तो भारत पर सैंक्शन क्यों नहीं लग सकता है? अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। आप सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के अंदर 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक AIP सबमरीन्स को एक्वायर करने का प्लान किया गया था। लेकिन इसमें अभी एक वर्किंग AIP सिस्टम होने की कंडीशन होने की वजह से मैक्सिमम कंटेंडर इससे बाहर जा चुके हैं और अभी साउथ कोरिया अकेला ऐसा कंटेंडर है जो कि नेवी की इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। लेकिन बदले में एक दिक्कत सामने आ रहा है जो कि साउथ कोरिया की तरफ से ऑफर किए जा रहे सबमरीन में मौजूद नहीं है, क्योंकि नेवी की तरफ से इनिशियली जो RFI इशू किया गया था उसमें जिन AIP सबमरीन को खरीदने का प्लान किया गया था उसमें AIP सिस्टम के साथ साथ वर्टिकल लॉन्च ट्यूब भी मौजूद होना चाहिए था, जिससे हम लोग आगे चल के सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स को फायर कर सकते थे। और अभी नेवी के लिए DRDO की तरफ से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और सबमरीन लॉन्च्ड एंटी सब मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है। पर अगर प्रोजेक्ट 75I के अंदर अभी साउथ कोरियन सबमरीन को सिलेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद नहीं है और मॉडिफिकेशन करने के बाद भी इतनी आसानी से इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर इन सबमरीन की पूरा डिजाइन इधर उधर हो सकता है। जिस वजह से अभी कुछ डाउट किया जा रहा है कि या तो प्रोजेक्ट 75I को कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने की जो कंडीशन है उसको हटा दिया जाएगा, ताकि साउथ कोरिया की KSS-3 सबमरीन को इंडक्ट किया जा सके और बदले में DRDO को अभी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और सबमरीन लॉन्च एंटी सब मिसाइल की एक ऐसी वेरिएंट को भी डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है जिनको नॉर्मली टॉपर ट्यूब से फायर किया जा सकता है। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक अभी इनके डेवलपमेंट को DRDO की तरफ से पहले से शुरू किया जा चुका है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। अस्त्र मिसाइल भारत का पहला इंडिजिनस VVR मिसाइल है और अभी पिछले 2 सालों से इसको इंडियन एयरफोर्स में स्टैंडर्ड VVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोशिश किया जा रहा है।
पहले भी इसके लिए 250 यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। इन मिसाइल्स की जो एवरेज कॉस्ट है वो 7.5 करोड़ के आसपास की है और इस रेंज के अंदर जितने भी मीडियम रेंज के BVR मिसाइल है ये उन सभी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस और रेंज को प्रोवाइड कर रहा है। अभी इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नॉर्मल कैप मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि रेगुलर बेसिस पर जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन में जाते हैं तो इनमें स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की ज्यादातर Su-30 MKI फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है, लेकिन साथ ही अभी MiG-29 और तेजस में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो अस्त्र मिसाइल को इसी साल के अंदर ही तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा और MiG-29 UPG और MiG-29K इन दोनों में पैरेलल वे में इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और उम्मीद है कि तेजस में अस्त्र मिसाइल की इंटीग्रेशन कंप्लीट होने से पहले ही MiG-29 में इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इसी के साथ ही आगे चल के हमको एडिशनल अस्त्र मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली, तो उसी के साथ अभी मास ऑर्डर होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके, और अभी हम चाइनीज S-400 सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदने से पहले ही चाइना की तरफ से इन सिस्टम को हासिल कर लिया गया था और चाइना S-400 सिस्टम का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन गया था। अब जैसे कि भारत और चाइना के बीच एक बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन है और पिछले 2 सालों से भारत और चाइना के बीच जो फेसअप चल रहा है इसमें चाइना की तरफ से भी बॉर्डर में S-400 सिस्टम डिप्लॉय करने की बात की गई थी, जिससे साफ होता है कि भारत और चाइना के बीच अगर कोई लड़ाई होता है तो उसमें चाइना अपनी S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के लिए एक सीरियस चैलेंज को क्रिएट कर सकता है। इसको लेके भी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कुछ सवाल किया गया था कि भारत किस तरीके से इनको काउंटर करने वाला है, क्योंकि लड़ाई के दौरान अगर चाइना इनको बॉर्डर के करीब डिप्लॉय कर देता है तो हमारे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरस्पेस के अंदर भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर इनको बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया गया तो इंडियन साइड में भी लगभग 300 से 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर चाइनीज S-400 सिस्टम अपना रेंज को कवर कर सकते हैं। और चाइना के पास सिर्फ S-400 सिस्टम ही नहीं है बल्कि और भी कई रिवर्स इंजीनियर रशियन सरफेस टू मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जाता है। ऐसे में हमारे पास जो मेजर चैलेंज होने वाला है वो मेनली रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है और इस पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था वो सबसे पहले चाइनीज S-400 सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश करने वाले हैं और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टैक्टिकल अप्रोच को अपनाया जाएगा, जिसमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में S-400 सिस्टम को पहले डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए अभी प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि सबसे पहले हमको S-400 सिस्टम को टारगेट करने की काबिलियत दे सकता है। लेकिन अगर फिर भी चाइनीज S-400 सिस्टम की बात करें तो ये एक सीरियस चैलेंज को हमारे लिए हमेशा से ही क्रिएट करने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी एक ट्विटर में वायरल हो रहे कुछ वीडियो में पाकिस्तान की जमसोर रीजन के ऊपर कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को देखा गया था। इसे कल करीब 12 बजे के आसपास नोटिस किया गया था और उम्मीद किया जा रहा था ये कोई मिसाइल था या रॉकेट था। अब इसके बाद जब से ये वीडियो वायरल होने लगा तो पता चला कि कल पाकिस्तान की तरफ से दरअसल एक मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनिशियली इसको 11 बजे के आसपास टेस्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अचानक से इसके ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से इस टेस्ट को 1 घंटा पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर इसको ठीक करने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। लेकिन लॉन्च होने के बाद मिसाइल में कुछ खराबी आ गई थी और ये अपने प्री डेजिग्नेटेड पाथ को छोड़ के सिंध प्रोविंस की थाना बुला खान रीजन में जाके गिर गया था। अभी तक इसको लेके पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल लेवल में कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया और DG ISPR अभी तक इस बात को लेके मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इसको कवर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसको वाइडली स्पेकुलेट नहीं किया गया था और इस बात को लेके अभी काफी बड़ी मात्रा में पाकिस्तानियों को परिहास का सामना भी करना पड़ रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि जब भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को गलती से लॉन्च कर दिया गया था तो शायद अभी इसी का बदला लेने के लिए और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिसाइल को लॉन्च करने की कोशिश किया जा रहा था, जो कि बुरी तरीके से फेल हो गया है। फिलहाल अभी लोकल अथॉरिटी की तरफ से जामसोर रीजन के लोगों को बताया गया था कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और ये बस एक मोटर राउंड था जिसको फायर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।